लास्ट टाइम हमने बात की थी कोरिलेशन की। देयर इज नो पीपीटी टुडे। मैं आपको बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, माइंड बॉगलिंग सी वो समझाऊंगा, बोर्ड पे ही समझाऊंगा। सो कोरिलेशन के बारे में किसी को याद है? कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि दो वेरिएबल्स कितने स्ट्रांगली एसोसिएटेड हैं। ठीक है। तो कोरिलेशन मेजर करने के लिए आपको पता नहीं याद है कि नहीं, हम एक डायग्राम बनाते हैं। So suppose there is one variable which is shaded as green and the other variable is shaded as red. So we see the correlation between the two variables with the help of a scatter plot और a scatter diagram। तो scatter diagram ऐसा दिखता है, दो अलग पेन्स के साथ। आपके पास तो मल्टी कलर्ड पेन्स होते हैं, ये हमेशा क्लास अटेंड करते हुए ये स्कैटर डायग्राम बना लीजिए। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ आपके पास होते हैं, तो आई आई एम श्योर कि शायद होंगे आपके पास। ठीक है, पुराने बच्चे तो हमेशा रखते थे अपने पास, मल्टी कलर्ड पेन्स भी रखते थे और वैल्यू पैड भी रखते थे। ठीक है। अच्छा, ये ना अब कोरिलेशन की भी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन। अगर वो जीरो है तो नो कोरिलेशन। अगर वो स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन 1.1 है, 1.1, दैट मीन्स प्लस 1.1, प्लस पॉजिटिव 1.1 पॉजिटिव, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। सर Strong correlation. रिपीट। Now this value can be minus 1.1. If the value is minus 1.1, then it is weak correlation. सर प्लीज रिपीट कर दो। Okay. दीपाली जी, आपका आपके मेंटोर के साथ कोई लेना देना है कि नहीं है? डू यू हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम? यस सर। आई होप सो, यस। सो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन 1.1, 1.1। ठीक है, 1.1। कोई लेना देना नहीं है, जीरो, वीक कोरिलेशन, नो कोरिलेशन। वीक नहीं लिखेंगे, नो कोरिलेशन, नो, नो। एंड इट कैन बी ऑपोजिट, वीक कोरिलेशन। सो ये ऐसे रेंज कर सकता है कोरिलेशन। तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हमेशा 1.1 होता है, ये बात याद रखना। और एक कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन था, वो भी मैंने पिछली बार बताया था, दैट इज द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। स्क्वायर ऑफ आर स्क्वायर इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसके बारे में हमने लास्ट, बस इतना याद रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है। अब उसके बाद एक बहुत ही माइंड बॉगलिंग सी चीज के बारे में हम बात करेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, अगर आपको समझ आ जाए। अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी है। उसे बोलते हैं पी वैल्यू। पी वैल्यू, पी वैल्यू। सो व्हाट इज पी वैल्यू? दिस इज द पर्सन कोफिशिएंट और पर्सन वैल्यू। रादर देन सेइंग इट कोफिशिएंट, we call it the Person's value. Person, Person's value, based on the name of the scientist. स्टूडेंट्स, ये पी वैल्यू समझने के लिए हमें पहले समझने पड़ेगा नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, कहानी समझनी पड़ेगी हमें किसकी? नल हाइपोथेसिस की। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। हमारे जबड़े में, मैंडिबल में एक फोरामेन होती है, मेंटल फोरामेन। मेंटल फोरामेन। अगर हम लिटरेचर बहुत डिटेल में स्टडी करें, जो जितने ब्लैक्स होते हैं, काली चमड़ी के लोग,
वो लिटरेचर कहता है कि मेंटल फोरामेन लाइज बिटवीन द प्री मोलर एंड द मोलर्स, यानी कि जबड़े के पिछले हिस्से में पड़ी होती है। ठीक है। जितने फेरर स्किन वाले लोग होते हैं, फेरर स्किन, सफेद चमड़ी वाले लोग, उनकी मेंटल फोरामेन लाई करती है बिटवीन द टू प्री मोलर्स। उनकी मेंटल फोरामेन लाई करती है बिटवीन द टू प्री मोलर्स। समझ आ रही है बात? इंडियन पॉपुलेशन में, इंडियन पॉपुलेशन तो मिक्सचर हो गया ना, गोरों और कालों का, ब्राउन जिसे कहते हैं। इंडियन पॉपुलेशन में द मेंटल फोरामेन लाइज बिलो द सेकंड प्रीमोलर। ठीक है, दिस इज व्हाट द आर्टिकल्स से। इससे क्या इन्फ्रेंस हम, थोड़ा सा क्या इन्फ्रेंस बना सकते हैं कि जैसे जैसे डार्कर रेसेस, है ना, होती आती हैं, वैसे वैसे मेंटल फोरामेन हो सकता है थोड़ा सा पोस्टीरियरली प्रेजेंट हो, पीछे की तरफ प्रेजेंट हो, बिटवीन प्रीमोलर और मोलर। जितनी फेरर स्किन्ड रेसेस हैं, मेंटल फोरामेन हो सकता है थोड़ा आगे हो, बिटवीन द प्रीमोलर्स। इंडियन पॉपुलेशन में अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि कहाँ पे मिलेगी, बिलो द सेकंड प्रीमोलर। ये बात समझ आ गई? राइट। अब हमारी किताबों में ज्यादातर में यही लिखा है कि प्रीमोलर्स के बीच में पड़ी होती है। ठीक है। ठीक है। तो अब मैं दीपाली से पूछना चाहूंगा, दीपाली, अब किताब में ये लिखा हुआ है कि प्रीमोलर्स के बीच में पड़ी हुई है फोरामेन, मेंटल फोरामेन। अब आपको आपका कोई टीचर वाइवा में पूछेगा तो आप तो वही जवाब दोगे, जब तक कि आपको ये वाली बात नहीं पता थी जो मैंने आज बताई, कि रेसेस का अलग अलग वेरिएशन होता है। ठीक यस है। सर। तो नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि अगर आप किसी दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो अगर कोई उनमें वेरिएशन आता है, वेरिएशन समझ रहे हो, जैसे किसी में प्रीमोलर के नीचे पड़ी हुई है मेंटल फोरामेन, और किसी में प्रीमोलर और मोलर के नीचे पड़ी हुई है, वेरिएशन ही कहेंगे ना इसे, एनाटॉमिकल वेरिएशन। तो नल हाइपोथेसिस कहता है कि वो तो तीर तुक्के से आ गया, बाई चांस आ गया, एक्चुअली देर इज नो डिफरेंस। ये बात समझ आ रही है? वॉट एवर इज अकरिंग, वॉट एवर चेंज इज अकरिंग, इट इज जस्ट बाई चांस, एक्चुअली देर इज नो डिफरेंस। एक्चुअली देर इज नो डिफरेंस। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, पुराने स्टूडेंट से पूछते हैं जो थोड़ा सा वोकल भी हो, वोकल। श्वेता जी, श्वेता इज द मोस्ट वोकल। श्वेता जी, जो अपना हु स्पीक्स हर हार्ट आउट। श्वेता जी, यू ज्वाइंड एंटोरिक्स ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर बैक। 1 साल की जर्नी से ऊपर हो चुका है आपको। ठीक है। यस सर। तो आपको अपनी तैयारी में कोई फर्क लगा, जो अब आप आए थे ताजे ताजे और अब तक, कि वैसे ही हो? नो सर। मेरा जीवन बहुत। कोरा कागज कोरा ही रह गया, क्या ऐसी बात है? नहीं सर। नहीं, आपको फर्क लगा जेन्युइनली? यस सर। कई बार मेंटोर गुस्से में कह देता है कि तेरे में तो कोई फर्क नहीं है, तो आप कैसे प्रूव करोगे? हाउ विल यू पॉजिटिवली ट्राई टू प्रूव? बाय बाय परफॉर्मिंग वर्किंग मोर हार्ड, बेटर। बाय यस वर्किंग सर। हार्डर, है ना? बच्चों, अब ये ध्यान से एनोलॉजी को समझिए। मैं कह रहा हूं कि श्वेता में कोई फर्क नहीं है, जैसे पहले थी वैसे ही अभी है, जबकि वो शुरू से ही अच्छी थी वैसे। बट मैं कह रहा हूं कि शी इज द सेम। सो हाउ शील विल प्रूव मी रॉन्ग? ओके, बाय वर्किंग हार्डर। नाउ आई एम द नल हाइपोथेसिस, आई एम सेइंग that everything is the same. Are you getting my point? Null hypothesis says that when we compare two things, there is no difference between the two. If there is any difference which is occurring, which is visible, that is just by a chance. Actually, there is no difference. ये बात समझ आ रही है सभी को? नल हाइपोथेसिस कहता है कि there is no difference between our observations, right? And in case there is any difference, that is just by chance. बच्चों, इसके विपरीत एक और हाइपोथेसिस होता है जिसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये आपकी किताबों में बहुत कम बुक्स में लिखा हुआ है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये बिल्कुल उल्टा है नल हाइपोथेसिस के। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि नहीं भैया, चांस से नहीं हुआ, कुछ ना कुछ एक्चुअली डिफरेंस है।
कुछ ना कुछ एक्चुअली। तो श्वेता की सपोर्ट में कौन आ गई? उसकी प्यारी फ्रेंड वैष्णवी। वैष्णवी कहती नहीं सर, वो उसका फर्क है, वो पढ़ रही है 1 साल से, ऐसी बात नहीं है, तो उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट है। राइट, सो दैट इज द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विच सेज दैट द रिजल्ट इज नॉट ड्यू टू चांस। ठीक है वैष्णवी जी, आपको ये बात समझ आ रही है? व्हाट इज नल हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस? ठीक है ना? कई बार अपना नाम सुन के इतने खुश हो जाओ कि समझ ही ना पाओ कि बात क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। राइट, ओके। सो बच्चों, पी वैल्यू क्या कहती है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कम लोगों को समझ आती है। पी वैल्यू कहती है दिस इज क्वांटिफाइंग एविडेंस अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस। ये नल हाइपोथेसिस को डिग्रेड करती है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने की कोशिश करती है। ये बात समझ आ रही है? पी वैल्यू इज अ क्वांटिफिकेशन अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस एंड अ सपोर्ट फॉर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। बच्चों, हिंदी में इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। हिंदी में इसका ये मतलब है कि पी वैल्यू ये कहती है कि जो डिफरेंस देखा गया वो तीर तुक्के से नहीं था, एक्चुअली एक डिफरेंस था, तभी वो नोट किया गया। ये बात समझ आ रही है? देर वॉज एक्चुअली अ डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशंस, सो द वेरिएशन बिटवीन द ग्रुप्स इज नॉट ड्यू टू अ चांस। सिर्फ चांस से नहीं हुआ, एक्चुअली डिफरेंस है। गेट माई पॉइंट? सो दैट इज द पी वैल्यू। अगर हम इसको और क्लैरिटी लाने की कोशिश करें, तो एक मेरे को बहुत सारी, मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ इन सब चीजों को समझने के लिए, एक किताब में बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया था और उससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। सो वो किताब का मैं डायग्राम बना रहा हूँ। सो ऐसा एक लाइन बना लीजिए, एक लाइन बना लेंगे। ऑन द लेफ्ट साइड इम्पॉसिबल एंड ऑन द राइट साइड सर्टन। अब हम प्लॉट करेंगे। अब इसका मतलब समझ लीजिए, इम्पॉसिबल का मतलब ये है, इम्पॉसिबल ये कहता है कि जो हमारा रिजल्ट है वो तीर तुक्के से नहीं आया, वो डेफिनेटली कोई डिफरेंस था तभी आया। दैट मीन्स इम्पॉसिबल। और सर्टन क्या कह रहा है? सर्टन नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है कि तीर तुक्के से ही वेरिएशन आई है, एक्चुअली कोई डिफरेंस है ही नहीं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? बच्चों, ये एनोलॉजी समझने की कोशिश करो। सो ये सर्टन गौरी कौन है जो कंपैरिजन किया? एक डॉक्टर वरुण था जो कह रहा था कि कोई फर्क नहीं है, तू वैसी की वैसी है। और एक वैष्णवी है जो कह रही है नहीं सर, फर्क आया, श्वेता में फर्क है। अब बताओ सर्टन कौन है, डॉक्टर वरुण है कि वैष्णवी है? सर्टन मीन्स दैट द रिजल्ट इज जस्ट ड्यू टू अ चांस, तीर तुक्का। वो कौन है? वरुण सर है कि वैष्णवी है? दोनों सर वी से हैं। वरुण वैष्णवी, दोनों का नाम वी से ही शुरू होता है। सर बताइए। आप सर्टेन आप हुए। सर्टन इज वरुण। वरुण, हाँ राइट, जी। सो सर्टन इज दैट द रिजल्ट हैज अकर्ड जस्ट बाय अ तीर तुक्का, जस्ट बाय अ चांस। और ये जो चांस वाली बात है वो नल हाइपोथेसिस है। Null hypothesis says that there is no difference between the two groups. If any difference has occurred, it is purely due to a chance. वो just by chance ही difference आ रहा है, actually तो कोई फर्क ही नहीं। बहुत अच्छा आंसर दिया, नाइस। किसी और से पूछूंगा मैं। आकृति जी, आप बता सकते हो ये इम्पॉसिबल किस चीज, कौन है? पहले तो ये बताओ, ये डॉक्टर वैष्णवी है कि डॉक्टर वरुण है? वैष्णवी। ये वैष्णवी है। वैष्णवी कह रही है कि नहीं सर, ये चांद से नहीं हुआ, देर इज एक्चुअली अ डिफरेंस, there is actually a difference. So Vaishnavi is degrading the null hypothesis or supporting the null hypothesis? null hypothesis कहता है कि तुक्के से आते हैं आंसर,
मतलब एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है, बताओ। सर सपोर्टिंग। नल हाइपोथेसिस बच्चों एक ऐसी चीज है जो हमें रिजेक्ट करनी होती है। इसको याद रखोगे इस बात को। इन स्टैटिस्टिक्स आर एम इज टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। क्योंकि नल हाइपोथेसिस तो कहता है कि ऐसे ही आंसर आ गया किस्मत से, जस्ट बाय चांस। तो हमें एक्चुअली वेरिएशन मिल रही है, हमें लग रहा है कि श्वेता में फर्क आया है, तो हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है हमेशा। याद रखोगे। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सपोर्ट करना है। आकृति अब सोच के बताओ। बहुत कम चांस है कि तीर तुक्के से, इम्पॉसिबल जीरो वैल्यू का मतलब है कि बहुत कम चांस है कि सिर्फ बाय चांस ही आंसर श्वेता का डिफरेंस आ गया। तो हम यहाँ नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं कि हम काट रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। डी नल ग्रेड। हाइपोथेसिस कहता है कि चांस से हुआ, डी तो ग्रेड। हम बेटा डिग्रेड कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को। वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। ये बात समझ आई। सो 0% चांस मीन्स, 0% मीन्स दैट इट इज इम्पॉसिबल, चाहे लिख लो यहाँ पे, इट इज इम्पॉसिबल दैट द वेरिएशन इन रिजल्ट इज ड्यू टू अ चांस। काइंडली यहाँ पे लिख लीजिए, इम्पॉसिबल का क्या मीनिंग है। इट इज इम्पॉसिबल दैट द वेरिएशन इज ड्यू टू अ चांस ओनली। सर आपने बट पहले बताया था ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सपोर्ट करता है नल हाइपोथेसिस को। नहीं, ऑल्टरनेटिव करेक्ट। हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करता है, उल्टा रिजेक्ट। है। ठीक है ऑल्टरनेटिव सर। हाइपोथेसिस इज वैष्णवी। तभी मैंने एनोलॉजी भी बताई। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि जो भी रिजल्ट वेरिएशन आ रहा है, वो जैसे श्वेता की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, वो बाय चांस नहीं हुई है, वो उसकी कड़ी मेहनत से हुई। सो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस दुश्मन है, ऐसे याद रखोगे। ऑल्टरनेटिव हाइपो लिख लो, ये सारी बातें हिंदी में लिख लो, आपकी जीवन सुधर जाएगा। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस आर एंटागोनिस्ट। एक पिक्चर भी आई थी लक बाय चांस, कुछ ऐसी पिक्चर का नाम था, लक बाय चांस, समथिंग बाय चांस। चलो आपने नहीं वो देखी पिक्चर, कोई बात नहीं। और कौन सी ऐसी लक पे पिक्चर है? किस्मत कनेक्शन मूवी देखी है? वो भी नहीं देखी। नहीं देखी आपने, सारी मूवीज नहीं देखी, तो मैं आपको कौन सा एग्जांपल दूं। चलो इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। सो ब्रीफ में नीचे लिख सकते हो, लक बाय चांस यानी कि नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू बाय चांस, वेरिएशन इज बाय चांस। लिख लोगे, वेरिएशन इन रिजल्ट्स इज बाय चांस, एक्चुअली देयर इज नो वेरिएशन, वो ये कहता है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है? दैट वेरिएशन इज नॉट ड्यू टू अ चांस, देयर इज अ एक्चुअल वेरिएशन। अब तो बड़ी बार रिपीट कर दिया इस बात को। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट्स द नल हाइपोथेसिस। रिजेक्ट्स का मतलब उसका एंटागनिस्ट है। ए फॉर एंटागनिस्ट, ए फॉर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, याद रखोगे। ए फॉर एंटागनिस्ट, ए फॉर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट्स द नल हाइपोथेसिस। सो बच्चों अब ये एबीसी बना लो। ये जीरो है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे ए है, थोड़े से डिस्टेंस पे बी है, और सेंटर में, इस लाइन के सेंटर में सी है। लाइन के सेंटर में सी बनानी है, बिल्कुल सेंटर में। और एंड में लिख लो 1। सो एक आप लाइन बनाएंगे, सेंटर में लिखेंगे सी, सभी ने लिख लिया सी। एक्सट्रीम एंड पे लिखेंगे इम्पॉसिबल एंड जीरो। इम्पॉसिबल एंड जीरो, थोड़े से डिस्टेंस पे लिखेंगे ए, फिर थोड़े और डिस्टेंस पे लिखेंगे बी, और एक्सट्रीम एंड पे लिखेंगे सर्टन। सर्टन और लिखेंगे 1। अब मैं आपके क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट समझने के लिए किसी एक बच्चे से पूछूंगा, और वो है बच्चा वैष्णवी। वैष्णवी जी, वैष्णवी जी कुछ सोचते जा रहे हैं, वैष्णवी हाँ जी।
वैष्णवी जी, अब आप पूरा अपना दिमाग लगा के बताइए कि सर्टन क्या कहना चाहता है, क्या चीज की सर्टेनिटी है कि रिजल्ट चांस से आया कि नॉट बाय चांस आया। चांद। चांस से आया, बिल्कुल ठीक कह रही है। सर्टन तो का बाई मतलब है चांस। कि रिजल्ट तीर तुक्के से आया। तो वैष्णवी, यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रिजेक्ट कर रहे हैं? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी ठीक, बिल्कुल ठीक बोला। सर्टन का मतलब है रिजल्ट आया बाय चांस एंड वी आर एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस। बच्चों ये लिख लो, इसको इसको लिख लो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। सर्टन का मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि रिजल्ट बाय चांस आया और हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोला वैष्णवी ने। अर्शिया, आपकी हेल्प चाहिए यहाँ पर। अर्शिया, यहाँ पर हमने लिखा इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल का क्या मतलब है, क्या चीज इम्पॉसिबल है? सर इम्पॉसिबल मतलब नल हाइपोथेसिस, इम्पॉसिबल मतलब नल हाइपोथेसिस। मतलब कि नहीं होगा, सर्टेनिटी नहीं है। हाँ जी आंटी। सर किस वे इम्पॉसिबल में पूछ रहा था, मतलब इम्पॉसिबल? मतलब बेटा ये लिखने का कोई तो मतलब होगा ना, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ इम्पॉसिबल। देखो यहाँ तो पर ये जैसे लाइन डायग्राम का मतलब ये है, एक मिनट समझो। ये लाइन डायग्राम का मतलब इतना है कि रिजल्ट इज बाय चांस, तुक्का, और रिजल्ट इज नॉट बाय चांस। ठीक है। अभी वैष्णवी ने बोला कि सर्टन का मतलब है कि वी आर सर्टन दैट द रिजल्ट इज बाय तुक्का, बाय चांस। इसके बिल्कुल ऑपोजिट इम्पॉसिबल का क्या मतलब है? द रिजल्ट इज नॉट बाय चांस। नॉट बाय चांस। ठीक है। सो बाय चांस जो तीर तुक्के से आता था वो था नल हाइपोथेसिस। अभी आप कह रहे हो कि रिजल्ट इज नॉट बाय चांस, सो हियर वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। ये बात बच्चों समझ आ रही है? ठीक है। तो इसका प्लीज मीनिंग लिख लो, ये हर एक बच्चे को मेरे को पूछना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बुरा ना मानना, मैं आपका सिर खा रहा हूं, पर ये कॉन्सेप्ट गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि किताबों से नहीं, हमें तो कभी नहीं समझ आया। हमने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली थी, यहाँ पर भी कुछ बहुत इंटेलिजेंट बच्चे बैठे, स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स बैठे होंगे, शायद उन्होंने पीजी की होगी, उनको भी शायद हमेशा ही डिफिकल्टी आई होगी समझ में। ठीक है। राइट। ओके। तो लास्ट टाइम किसी और फिर दो सेट ऑफ स्टूडेंट से पूछता हूँ, तर्श जी से पूछता हूँ। तर्श जी, ये लाइन बनाई है, एक तरफ लिखा है इम्पॉसिबल और एक तरफ लिखा है सर्टन। इम्पॉसिबल का क्या मतलब है? So, it is impossible that the variation is due to any chance. सो So, it is a alternative hypothesis. it is supporting the alternative hypothesis and rejecting the null hypothesis. So it is impossible, हिंदी में बहुत अच्छा आंसर दिया तर्श ने, तर्श को बात समझ आ गई। इट इज इम्पॉसिबल कि तुक्के से रिजल्ट आया, चांस से रिजल्ट आया। हिंदी में लिख लो, इट इज इम्पॉसिबल, तुक्का इज नॉट अ गुड वर्ड, चांस इज अ बेटर वर्ड। हिंदी में लिख लो, इट इज इम्पॉसिबल दैट चांस वेरिएशन हुआ। इट इज इम्पॉसिबल, हिंदी में लिख लीजिए कि चांस वेरिएशन हुआ। So we are rejecting the null hypothesis and accepting the alternative hypothesis. We are rejecting. So बच्चों ये p वैल्यू है, ये p वैल्यू डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है। तो जीरो का मतलब जीरो p वैल्यू। ठीक है, जीरो लिख लो, जीरो का मतलब जीरो p वैल्यू ऑब्वियसली। a का मतलब 0.01, a का मतलब 0.01। 0.01 का मतलब है 1/100 चांस है कि जो रिजल्ट है, 1/100, 1/100 चांस है कि रिजल्ट जो है वो बाई तुक्का आया, बाय चांस आया। ठीक है। उसके बाद बी वैल्यू लिख लो 0.05, बी वैल्यू लिख लो 0.05। बी वैल्यू कितनी है? 0.05। इसका क्या मतलब है कि 1/20 चांस है, 1/20 चांस है कि जो रिजल्ट है बाय चांस आ रहा है, बाय तुक्का आ रहा है।
सी का लिख लो 0.5। सी जो मिड पॉइंट पे वैल्यू है 50%, बीच वाली वैल्यू 50% इज 0.5। 0.5 है कि 50-50% चांस हो सकता है कि तुक्का भी हो सकता है और बिना तुक्का के भी हो सकता है। इट कुड बी ड्यू टू चांस और इट कुड नॉट बी ड्यू टू चांस। सो देर इज अ 50-50 चांस। अब तर्श से मैं पूछूंगा, तर्श सर्टन का क्या मतलब है? जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, पी वैल्यू बढ़ती जा रही है और 1 आ गई। सर्टन, Sir, व्हाट इज result सर्टन? is by chance. सर्टन का मतलब है कि रिजल्ट तुक्के से ही आया है, एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है। सो अगेन कमिंग बैक टू श्वेता, श्वेता, is your increased performance, if you can unmute, okay, Yes, you are sir. performing beautifully, so is your enhanced performance just due to chance? किस्मत से ही आ रही है? बोल, जवाब दे जा रहे हो कि गूगल No, करते हो कि खुद से जवाब देते हो? सर खुद से। खुद से करते हो, तो इज इट ड्यू टू चांस? no, sir. No, I am saying that it is due to chance. So we are going to reject the null hypothesis, okay, and we are Yes. going to accept the alternative hypothesis. So our aim is always to reject the null hypothesis. इसका मतलब बच्चों ध्यान से सुनो कि पी वैल्यू जितनी छोटी है, जितना हम इस साइड पे हैं ग्राफ के, लाइन के, उतना ज्यादा चांस है कि जो हमारी वैल्यू है वो तुक्के से नहीं आई है, बाई चांस नहीं आई। ठीक है? सो द स्मॉलर द पी वैल्यू, द मोर चांस ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। सो द स्मॉलर द पी वैल्यू, देख रहे हो यहाँ पे 0 है। ए क्या स्टैंड करता है? ए इज फॉर 0.01, यानी कि 100 में से कोई एक पर्सन। ठीक है? बी वैल्यू कितनी है? 0.05, 20 में से कोई एक। सो द स्मॉलर द पी वैल्यू, द मोर चांस दैट वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आकृति, स्टैटिस्टिक्स में हमारा क्या रहेगा? एम क्या रहेगा? किसको रिजेक्ट करना है और किसको एक्सेप्ट करना है बेटा? सर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। तो द मोर वी आर ऑन द लेफ्ट साइड, दिस साइड, वी आर यस। रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी और 1 आ जाएगी, दैट मीन्स कि रिजल्ट चांस से, तुक्के से ही आया है। सो वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे राइट साइड पे लिख लो, सर्टन के नीचे एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस, यानी कि श्वेता की परफॉर्मेंस तुक्के से ही आई है, दैट इज 1 सर्टन। ठीक है, इसका ये मतलब है। सो सर्टन के नीचे लिख लो एक्सेप्टेंस ऑफ द नल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्शन ऑफ द ऑल्टरनेटिव। बच्चों दोनों में से एक हाइपोथेसिस हमेशा रिजेक्ट होगा और दूसरा एक्सेप्ट होगा। दो तलवारें, यहाँ पे किसी से मुहावरा पूछना पड़ेगा। दीपाली जी, एक म्यान में डैश नहीं रह सकती। सर दो तलवारें। दो तलवारें। अब एलेक्स और हमारे जो सिद्धार्थ हैं, ये दो तलवारें हैं। इनको कभी साइड बाय साइड क्लास लगाते हैं, कभी एलेक्स लगाता है, कभी सिद्धार्थ लगाता है। ठीक है? सो ये बात समझ आ गई बच्चों सभी को? थोड़ी सी माइंड बॉगलिंग बात थी, राइट? अब बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम किसी से पूछेंगे, किसी सियाने बंदे से, किसी सीनियर को ही हेल्प करनी पड़ेगी। डॉक्टर सरनीत, हाँ जी मैम, सर। इफ यू कैन प्लीज हेल्प अस। यस मैम, सर। वी हैव प्लॉटेड अ लाइन, starts from 0, then is a value, okay, a is 1 by 100 or 0.01, then is b 0.05, then we go to mid part c, which is 0.5, and last is certain. Okay, so ma'am, what is impossible? What So does can I impossible explain means? it in my own way? Yes, So yes, there you can are, explain it yes, better maybe. I did my meta-analysis, so I got to know about this concept then. बस मैम So, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको बड़ी मुश्किल से समझ आया है, बस आप इस तरह से समझाना हाँ कि ये जी। और कहीं उलझ ना जाए, बस। So एक्चुअली पी वैल्यू हम उस चीज में देखते टू नो द सिग्निफिकेंस जैसे सर ने बताया अबाउट द नल हाइपोथेसिस। वी फॉर्मुलेट अ नल हाइपोथेसिस। जैसे अभी सर ने एग्जांपल दिया हमें दैट इट्स अ चांस फाइंडिंग व्हाट इज हैपनिंग, that one person is performing well, so that's just a chance
फाइंडिंग्स, सो दैट इज अ नल हाइपोथेसिस। उसके एकदम ऑपोजिट होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, दैट इज इट इज नॉट अ चांस फाइंडिंग। सो इफ वी आर गोइंग टूवर्ड सर्टनिटी विच मीन्स सर्टन है कि वो नल हाइपोथेसिस है, कि वो चांस फाइंडिंग है। इम्पॉसिबल का मतलब क्या हुआ कि इट इज नॉट अ चांस फाइंडिंग, इट इज So, इम्पॉसिबल दैट ma'am, इट इज can we चांस। write certain is Dr. Varun who is saying that the result was just due to good luck? Yes, so that is And bias. ma'am, impossible is Vaishnavi, Dr. Vaishnavi, who is saying that She it has is put due on to hard her work. hard work. Yes, yes. So So it यहाँ पे is ऐसे भी आप याद impossible. रखने के लिए रख लो, ये है वैष्णवी, डॉक्टर वैष्णवी, और इधर है वरुण। So it is वरुण कह रहा है impossible. कि सिर्फ किस्मत से आया रिजल्ट तेरा, और वैष्णवी कह रही है कि नहीं सर, उसने जोर लगाया, पढ़ाई की तो उसका रिजल्ट आया। फिर यस सर का मैम। इम्पॉसिबल कहने का मतलब है कि इट्स इम्पॉसिबल दैट इट हैज कम बाय चांस, इट इज बिकॉज ऑफ सम एडिटिव फैक्टर, के दैट रिजल्ट इज ऑल्टरनेट। नल का ऑपोजिट ऑल्टरनेट। तो हम जितना कम वैल्यू करते रहेंगे, मतलब जैसे जितनी पी वैल्यू कम होगी उतना उसका नल हाइपोथेसिस ज्यादा रिजेक्ट करेंगे, कि उतना कम चांस होगा कि वो बाय चांस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई दवाई दी है और एक प्लेसिबो दिया है, तो दोनों का हम पहले क्या सोचेंगे कि नल हाइपोथेसिस है कि दोनों का इक्वल इफेक्ट आएगा। तो जितना पी वैल्यू और छोटा होगा उसका मतलब होगा कि उस दवाई का असर ज्यादा आया है, प्लेसिबो का असर कम हुआ है। दिस इज वन एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव। जितना वेरी स्मॉलर वैल्यू है उतनी सिग्निफिकेंस ज्यादा है। सिग्निफिकेंस ज्यादा है मतलब नल हाइपोथेसिस उतना हम ज्यादा रिजेक्ट करेंगे, हम और पीछे नेगेटिव की पीछे की तरफ आएंगे, लाइक तो वन बाय मैम, हमारा जो एम रहता है स्टैटिस्टिक्स में टू रिजेक्ट द नल नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट। यस, एंड मैम, पी वैल्यू कम से कम रहे, इज दैट करेक्ट? यस। जितनी कम ठीक है, होती है सर उतनी ज्यादा मतलब चांसेस है, सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंट। बढ़ता है जी। ये बहुत अच्छी लाइन डॉक्टर साहब ने, मैम ने बोली कि जितना पी वैल्यू कम होएगी उतना ही हमारा रिजल्ट सिग्निफिकेंट होगा। वैष्णवी, जितनी पी वैल्यू कम होगी उतनी मेरी बात करेक्ट होगी कि आपकी बात करेक्ट होगी? जल्दी अनम्यूट करके बताओ। मेरी। आपकी बात, वैसे कहते हैं बॉस इज ऑलवेज राइट, बट चलो कोई यहाँ पे बॉस वाली बात नहीं है, हम तो एक फैमिली की तरह है, राइट? सो यस, अगर जितनी पी वैल्यू कम होगी, बच्चों याद रखना, उतनी ही वैष्णवी की बात सही होगी और मेरी बात गलत होगी। क्योंकि मैं तो क्या कह रहा हूँ, सर्टनली कह रहा हूँ कि ये तुक्के से ही रिजल्ट आया है। तो आई होप यूल रिमेम्बर। अच्छा, अब कितनी वैल्यू होनी चाहिए? अब आपको ये जब बात समझ आ गई है, तो जब कहते हैं P इज लेस देन इक्वल टू 0.05, वी से दैट द रिजल्ट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट रिजल्ट है स्टैटिस्टिक्स में अगर P वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0.05। बड़ा बड़ा रेड पेन से लिखो, बड़ा बड़ा, जितना बड़ा लिख सकते हो। एक लाल पेन लो, हाइलाइटर लो। P वैल्यू should be less than equal to 0.05। ठीक है, याद रखोगे? 0.05 मतलब 1/20 वाला नॉलेज ही थी जो, है ना? 20 में से सिर्फ एक चांस है कि तुक्के से रिजल्ट आया, 0.05। अच्छा, अब ना इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जीरो का मतलब था इम्पॉसिबल, दैट द रिजल्ट इज नॉट ड्यू टू चांस, और वन का मतलब था सर्टन, दैट द रिजल्ट इज ड्यू टू चांस, है ना? ऐसे ही बनाया ना हमने। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, जो हमने बनाया था 1/20। ऐसे ही बनाया था ना, 1/20 बी। ठीक है। तो कई लोग, कई स्टैटिस्टिशियंस ये कहते हैं कि पी वैल्यू शुड बी लेस देन 0.001। ऐसा भी कहते हैं कई स्टैटिस्टिशियंस। 0.001 का मतलब है कि 1000 में से एक कोई चांस है कि रिजल्ट जो है तुक्के से आ गया, 1/1000, विच इज क्वाइट लेस। बेसिकली स्टैटिस्टिशियन क्या सेफ्टी गेम खेल रहे हैं कि जितनी कम से कम पी वैल्यू हो, जीरो के पास हो, उतना ही ज्यादा हम सेफर जोन में हैं। ठीक है। ये मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे गया हूं, आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो सम बुक्स से दैट द पी वैल्यू शुड बी लेस देन 0.001। अब 0.001 तो जीरो के ऑलमोस्ट आसपास ही हो गया ना। तो जीरो इज कि जीरो का मतलब क्या था कि नल हाइपोथेसिस हैज टू बी रिजेक्टेड, दैट द रिजल्ट इज नॉट ड्यू टू चांस।
बट जो अभी लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स की बुक्स कहती हैं वो कहती हैं कि कम और ज्यादा नहीं होता पी वैल्यू में। पी वैल्यू इज पी वैल्यू। ठीक है, अब मान लो मैं ग्रुप करता हूँ बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों में और नहीं पढ़ने वाले बच्चों में। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें मैं फिर ऐसे ग्रेडेशन नहीं कर सकता कि ये बहुत ज्यादा पढ़ता है, ये थोड़ा कम पढ़ता है, ये उससे कम पढ़ता है। पढ़ने वाला बच्चा इज अ पढ़ने वाला बच्चा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट हेयर? सो इवन द वैल्यू विच इज समवेयर हेयर 1/20th, विच इज 0.05, इसके नीचे जो भी होंगे सारे सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। ठीक है, 0.01 तो बिल्कुल ही जीरो के पास है, वो तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। बट 0.05 वाले भी सिग्निफिकेंट ही माने जाए। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो एग्जाम पर्पज के लिए पी वैल्यू शुड बी लेस देन 0.05। लेस देन इक्वल टू 0.05 अगर पी वैल्यू है, इसका मतलब है रिजल्ट इज नॉट ड्यू टू चांस। श्वेता हैज नॉट अचीव्ड or enhanced her performance just by fluke. It is because of her hard work that she is getting good results. I hope you'll remember. I've eaten enough of your head on this. I'll hope. इसको लिख भी लो और क्लैरिटी के लिए। तो मैं आपको अपने नोट्स से लिखवाता हूं जो मैंने अलग अलग बुक से बनाए हैं। पी वैल्यू क्वांटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस। पी वैल्यू is the quantification of strength of evidence against the null hypothesis. Against। अर्शिया, हमें किसे गलत प्रूव करना है? वैष्णवी और वरुण में से, डॉक्टर वैष्णवी डॉक्टर वरुण में से सर डॉक्टर वरुण को। वरुण को प्रूव कर, है ना? तो हमने नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में से किसको रिजेक्ट करना है? व्हाट इज आवर एम, अर्शिया? टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। वेरी गुड। एंड टू एक्सेप्ट व्हाट? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ओके, सो टू रिजेक्ट द डार्कनेस एंड एक्सेप्ट द लाइट। डार्कनेस को रिजेक्ट करना है अपनी जिंदगी से और लाइट को एक्सेप्ट करना है। सो क्वांटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस in favor of alternative hypothesis. We have to reject the null hypothesis. Quantification of strength of evidence against the null hypothesis in favor of alternative hypothesis. It is the quantification of strength of evidence against the null hypothesis in favor of alternative hypothesis. P value is less than equal to 0.05. इसको जितना बड़ा लिख सकते हो अपने वैल्यू पैड में और अपने नोट्स में, आपको इतना इस चीज का फायदा होगा, आप इस बात को याद रखोगे। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें पी वैल्यू नहीं पूछते, और पूछते सिर्फ इसीलिए क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आती। पी वैल्यू, द रिजल्ट इज स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इफ द पी वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0.05। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोबेबिलिटी रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1। Always write exact p value। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे गौरी जी से, समझदार कोई इंसान, वैसे तो सारे ही बड़े समझदार हैं पर थोड़े से लिटिल सीनियर पीपल। गौरी जी, अगर कोई बच्चा बार बार मैं सवाल एक पूछ रहा हूँ, मान लो कुछ भी पूछ रहा हूँ, है ना, और वो हर क्लास में गलत जवाब देता है, तो उसको क्या बोलूं? मैं क्लास में बोलूं तू सबसे बड़ी नालायक है, तू सबसे बड़ा डफर है, क्या ऐसा बोलना ठीक रहेगा? उससे वो डिमोटिव, तो क्या बोलूं आप बताइए, एक सटल से वे में मैं उसको क्या बोलूं? पढ़ लो। यू कैन इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम, है ना, यस सर। स्टडी हार्ड। अच्छा, अब गौरी आप ही बताइए कि पी वैल्यू जो है वो 0 है। स्टैटिस्टिक्स की भाषा में क्या बोलूं? तू है 0, तू है 0 ऐसे बोलूं? तू है 0, तू, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तू है 0, मैं हूं 0, ऐसे बोलूं? ऐसे बोलोगे अपने मेंटोर को तू है 0? ओके बच्चों, इसको बड़ी मजेदार बात है, अगर वैल्यू 0 भी है तो हमें पता क्या लिखना है? p इज लेस देन इक्वल टू 0.05। दैट मीन्स दैट रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट स्टैटिस्टिकली, राइट? स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट। तो हमें 0 नहीं लिखना, उसको भी सटल से वे में लिखना है, p इज लेस देन 0.0। ये हमारी किताबें कहती हैं कि 0 को भी हमने ऐसे मेंशन करना है, दैट p इज लेस देन इक्वल टू 0.05। आकृति ठीक है, समझ आ रही है बात? 0 को 0 नहीं कहना। Yes, sir.
राइट? आगे लिख लीजिए, नल हाइपोथेसिस क्या कहता है? देर इज नो डिफरेंस, नो डिफरेंस को रेड पेन से बड़ा बड़ा लिखना। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स अंडर कंसिडरेशन इन द स्टडी। नल हाइपोथेसिस कहता है देर इज नो डिफरेंस between the groups under consideration in the study. There is no difference in the groups under consideration in the study. नेक्स्ट लिखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ पी वैल्यू, जो सबसे मजेदार चीज है, इंटरप्रिटेशन ऑफ पी वैल्यू। श्वेता, पी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए कि 1 होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा? तो कम से कम। कम से कम, बिल्कुल सही बोला श्वेता ने, वही आपको पहला सेंटेंस समझाएगा। स्मॉलर द प्री स्मॉलर द पी वैल्यू, स्मॉलर द पी वैल्यू, ग्रेटर इज द चांस टू रिजेक्ट द डैश हाइपोथेसिस। कोई बता सकता है कौन सा हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस। देखो कमाल का आंसर दिया। ये कोई आम आम डॉक्टर, आम स्टूडेंट ऐसा जवाब नहीं दे सकता। इसके लिए बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए सब्जेक्ट की। स्टूडेंट्स, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप सभी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जितने आपके कोलीग्स हैं उनसे पी वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ के देखिएगा। आई कैन बेट अपॉन इट कि वो नहीं समझा पाएंगे। शर्तिया बात आपसे कर रहा हूं मैं, ठीक है? So smaller the p-value, greater the evidence against null hypothesis. Next लिखिए, also a measure, p-value is also a measure how likely we are going to get a more extreme value. The most extreme value is 1. p-value ये भी measure करती है कि कितना chance है to get the most extreme value. Most extreme value is वरुण, जो कहता है कि तुक्के से रिजल्ट आया। So it is also a measure how likely we are going to get a more extreme value, assuming dash hypothesis is true. किसी और को रिक्वेस्ट करूंगा, तर्श, assuming which hypothesis is true? वरुण कह, जो वरुण वाला ट्रू हो गया। वरुण कहता है Null. चांस ही हुआ। नल हाइपोथेसिस, बिल्कुल ठीक। assuming, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग तर्श ने भी कर ली। अंडरस्टैंडिंग दैट नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। Arshia, if null hypothesis is true, then which hypothesis will be rejected? Alternate hypothesis. Alternative hypothesis is rejected. Very good. So ये p वैल्यू का कॉन्सेप्ट था। आकृति से पूछूंगा, आकृति बेटा, टू बी अ रिजल्ट टू बी सिग्निफिकेंट इन स्टैटिस्टिक्स, द p वैल्यू शुड बी हाउ मच? 0.005. लेस देन इक्वल टू, कम, या 0.05 हो या उससे कम हो, ठीक है, फॉर अ टेस्ट टू बी सिग्निफिकेंट। ठीक है बच्चों, आगे सुनना चाहोगे कि थक गए हो? जल्दी बताओ, मैंने तो अपनी तैयारी और भी करके आया हूं। सुनना चाहोगे? ठीक है, ओके। अब आगे हम बात करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चीज की, कुछ भी आपको मैं तंग करने वाली बातें नहीं करूंगा, मजेदार बातें करूंगा। सैम्पलिंग टेक्निक्स। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज सैम्पलिंग। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सैम्पलिंग टेक्निक्स which are probability techniques and non probability techniques. अच्छा, आपको ये बात याद होगी कि प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स में आपको पढ़ा चुका हूं। उन टेक्निक्स का नाम लिखो ताकि आपको याद आ जाए, जो मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। पहली प्रोबेबिलिटी टेक्निक थी स्ट्रेटिफाइड टेक्निक। पहली प्रोबेबिलिटी टेक्निक थी स्ट्रेटिफाइड, जहां पे हम स्ट्रेटास में डिवाइड करते हैं, सैंपल को स्ट्रेटास या ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी मैंने डिस्कशन की थी इसके ऊपर। दूसरी प्रोबेबिलिटी टेक्निक है मल्टी स्टेज टेक्निक, जो लार्ज कंट्री सर्वेज में करते हैं। मल्टी स्टेज टेक्निक, अगर आप कहोगे तो मैं ये भी दोबारा से समझा दूंगा जितना मेरे को याद है। जितना मेरे को याद है मैं दोबारा से भी समझा दूंगा, ठीक है? उसके बाद है मल्टी फेज टेक्निक, जो फेजेस में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज द मल्टी फेज टेक्निक, जो हम फेजेस में करते हैं। और लास्ट प्रोबेबिलिटी टेक्निक जो मैंने पढ़ाई थी, क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग,
बच्चों प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स का हिंदी में समझ लो। प्रोबेबिलिटी टेक्निक का मतलब है कि हर इंडिविजुअल की इक्वल प्रोबेबिलिटी है टू गेट सिलेक्टेड। ओके, इक्वल चांस टू गेट सिलेक्टेड। ओके, तो बहुत हम कायदे से अपनी सैंपलिंग कर रहे हैं। अभी अगर जूम का विंडो देखें कायदे से, तो सबसे ऊपर मुझे गौरी जी दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैं गौरी जी से पूछूं, अगला क्वेश्चन मैं अर्शिया से पूछूं, अगला मैं श्वेता से पूछूं, उससे अगला डॉक्टर सवनीत से क्वेश्चन पूछूं, फिर वैष्णवी से पूछूं, फिर दीपाली से पूछूं, फिर तर्श से पूछूं, फिर आकृति से पूछूं। ठीक है, ये एक आइडियल वे है। ठीक है। नॉन आइडियल वे क्या है कि किसी एक से ही पूछ लूं। जो सबसे पहले गौरी जी मुझे दिख रही हैं विंडो में, तो सारे क्वेश्चन इन्हीं को पूछूं, या जो मुझे सबसे एंड में दिख रही हैं आकृति जी, क्योंकि ये सबसे लास्ट दिख रही हैं, सारे क्वेश्चंस इन्हीं से पूछूं, या मुझे लग रहा है जो सबसे सीनियर है डॉक्टर सवनीत, सारे सवाल इन्हीं को पूछ लूं कि आप सीनियर हो इसलिए अब आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है। सो ये वाला जो नॉन आइडियल वे है, दैट इज द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। याद रखोगे, वेयर इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन इज नॉट देयर। Okay, so two types of sampling: probability sampling, where every individual has equal chance of getting selected, which is an ideal sampling. Second is non-probability sampling, where every individual does not have an equal chance of getting selected. Right? इतनी बात समझ आ गई। अब प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स तो मैं पढ़ा चुका हूं, पहले हम बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स की। कौन कौन से मेथड्स होते हैं। So number one is the purposive sampling. Purposive sampling. ओके, अभी जैसे एग्जाम्स कई बार बहुत ज्यादा डिले हो रहे हैं, है ना। अब हमारा एग्जाम भी काफी ज्यादा डिले हो चुका है, और दुख की बात तो ये है कि 31 को एग्जाम होना है और अभी तक हमारा डेट भी नहीं आई कि एक्चुअली 31 को होना भी है कि नहीं होना। ठीक है, राइट। तो श्वेता जी, 31 को एग्जाम होना है, जल्दी से बताइए। नो सर। चांसेस आर लेस। अच्छा श्वेता, अगर हम मैंने अब स्टूडेंट्स का राय लेनी है इस बारे में, स्टूडेंट्स की राय लेनी है कि ये अच्छी बात हुई कि बुरी बात, पहले आप बताओ ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, अनसर्टेनिटी। सर अनसर्टेनिटी इज बैड बट पोस्टपोनमेंट इज गुड। नहीं, चलो अनसर्टेनिटी की बात करो, डोंट लेट्स नॉट टॉक अबाउट पोस्टपोनमेंट, है ना। सर पोस्टपोनमेंट ऑल्सो मीन्स अ लिटिल डिफिकल्ट पेपर, ये बात याद रखना। ओके, एनीवेज, आई एम नॉट स्केरिंग यू हेयर। अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज बैड श्वेता। सपोज हमें राय लेनी है स्टूडेंट्स की, तो श्वेता, शुड आई गो टू फर्स्ट ईयर बीडीएस स्टूडेंट्स, देन सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर, देन फाइनल ईयर, देन इंटर्न्स, और व्हाट शुड आई डू? अगर होशियार बंदा होगा तो किसके पास जाएगा अनसर्टेनिटी के बारे में पूछने के लिए, जो ये नीट के डिले की वजह से हुई है? शुड आई गो टू द जूनियर स्टूडेंट्स और शुड आई गो टू द सीनियर वंस? जल्दी बताओ। सीनियर सीनियर वंस। गौरी ठीक कह रहे हैं श्वेता जी। बच्चों, जब हम जान के अपना सैंपल साइज जहां से हमें फायदा मिलना हो, जहां से हमें अपना सैंपल इजीली मिलना हो, उनके पास जाते हैं, उसको कहते हैं सैंपलिंग बाय पर्पस, पर्पसिव सैंपलिंग। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, देन सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, देन थर्ड ईयर, सबके सब ये कहेंगे सर हमें तो पता ही नहीं है ये नीट एमडीएस होती क्या है, वी डोंट नो, आप सीनियर के पास जाओ। तो फाइनली इंटर्न्स और पोस्ट इंटर्न्स के पास जाके मुझे आंसर मिलेगा कि ये अच्छी बात थी अनसर्टेनिटी या बुरी बात थी। तो अगर मैं ज्यादा होशियारी दिखाता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले ही पोस्ट इंटर्न्स और इंटर्न्स के पास चला जाऊंगा पूछने के लिए। सो दैट इज सैम्पलिंग बाय पर्पस, सैम्पलिंग बाय पर्पस। ठीक है। तो हिंदी में लिख सकते हो यहां पर, अगर आप हिंदी या पंजाबी लिखना जानते हो, जहां से फायदा हो, ब्रैकेट में, जहां से फायदा हो उसके पास जाइए। ठीक है, ये बात समझ आ गई, पर्पसिव सैम्पलिंग। आइडियली तो क्या होना चाहिए था, हर एक के पास जाना चाहिए था, हर क्लास के पास,
बट हम उसी के पास चले गए जहां से हमें अपना एक्सपेक्टेड है कि सैंपल प्रॉपर हमारा कलेक्ट हो जाए। नेक्स्ट सैम्पलिंग है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। यहाँ पर मैं अपने और कई पब्लिक हेल्थ को जो बड़ा प्यार करते हैं स्टूडेंट्स, उनसे पूछूंगा। पब्लिक हेल्थ को प्यार करते हैं अर्शिया जी। अर्शिया जी आप हैं हमारे साथ? पब्लिक हेल्थ नहीं। दीपाली जी आप बता दीजिए। दीपाली जी हमारे साथ बने हुए हैं? यस सर। दीपाली जी, आज जैसा ठंडा दिन है और बारिश पड़ रही है जोर से, ठंडा दिन है और बारिश पड़ रही है जोर से, यस और सर। आपको कुछ बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट्स के पास जाना है सैंपल कलेक्ट करने ओरल हाइजीन का। ठीक है? तो अपने कॉलेज के पास जो स्कूल्स हैं उनके पास जाना पसंद करेंगे कि यहाँ चंडीगढ़ आ जाएंगे मेरे घर के आसपास, वहां से जाके सर सैंपल कॉलेज के कलेक्ट पास करेंगे? जो स्कूल्स हैं। ऐसा क्यों किया? सर एक लाइन में कन्वीनियंस जवाब देना। बेटर, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। कन्वीनियंस, तो बच्चों बहुत अच्छा आंसर दिया। सो बच्चों, जब हम अपनी कन्वीनियंस देखते हैं उस सैंपल को कहते हैं कन्वीनियंस सैंपल, विच इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। सपोज वी आर इन्वेस्टिगेटिंग फ्यू स्कूल्स फॉर इम्यूनाइजेशन स्टेटस। बच्चों को टीकाकरण लगता है, सभी को पता है बच्चों को टीके लगते हैं, WHO इम्यूनाइजेशन। तो हमने उसका चेक करना है कि बच्चों को, सारे बच्चों को टीका लगा है कि नहीं लगा। स्कूल के पास रिकॉर्ड होता है आज के टाइम में। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। जो मेन रोड पे जितने स्कूल है हमारे रास्ते में, हम कॉलेज से जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ, और रास्ते पे मेन रोड पे जितने स्कूल्स हैं वहां पर हो जाते हैं, और इंटीरियर जो स्कूल्स हैं वहां पर नहीं जाते, शहर के इंटीरियर में नहीं जा रहे। सड़क पे ही जितने स्कूल मिल गए वहां पर हम होके आ गए। इसमें हमने क्या देखा? अपना फायदा देखा, कन्वीनियंस। राइट, सो वी कॉल इट अ कन्वीनियंस सैंपल। ओके, सो कन्वीनियंस इज इक्वल टू आराम। Convenience. Now there is a difference between purposive sampling and convenience sampling. Purposive ने हमने पहले सोचा कि हमें एग्जैक्टली exactly कहाँ से रिजल्ट मिल सकता है, वहां पर हम गए। कन्वीनियंस में सिर्फ हम अपनी भागदौड़ को कम कर रहे हैं। परपोजिव में हमारे दिमाग में क्या था? फ्रॉम वेयर वी कैन गेट अ बेटर सैंपल, वहां पर जाया जाए। वेयर एज इन कन्वीनियंस सैम्पलिंग वी आर just reducing our toil, we are just reducing our workload. Okay, सो कन्वीनियंस हिंदी में लिख लो या पंजाबी में इज इक्वल टू आराम। बंगाली में भी लिख सकते हो अगर आपको लिखनी आती है। आराम, कन्वीनियंस इज इक्वल टू आराम। ओके, आप में से किसी को आती है बंगाली? नहीं आती? सर आती है? आती है, थर्ड आती है, लैंग्वेज लिखनी थी। आती? यू नो हाउ टू राइट? यस सर। क्या बात। ओके, नेक्स्ट इज सेल्फ सिलेक्शन। सेल्फ सिलेक्शन बच्चों, ये तो आपको मतलब समझ ही आ रहा होगा। सेल्फ सिलेक्शन का मतलब है कि पार्टिसिपेंट्स खुद ही वॉलंटियर कर जाएंगे जो सैंपल का पार्ट बनना चाहते हैं। सेल्फ सिलेक्शन है ना, जैसे हमारा वो फेस्ट वगैरह होता है कॉलेज में। दो तरीके होते हैं, एक होता है जबरदस्ती जो बच्चों को उठा उठा के, हाँ तू डांस करेगी, तू गाना गाएगी, तू पोएट्री। एक होता है कि बच्चों को बोलो कि बच्चों आप में से कौन किसको शौक है डांस करने का, गाना गाने का, है ना। हर किसी का तो टेस्ट वैसा नहीं होता। तो जिसका टेस्ट है उसको जरूर डांस करने दो स्टेज पे, क्योंकि वो अच्छा डांस कर सकते हैं, स्टेज शाइनी। सो दैट इज द सेल्फ सिलेक्शन मेथड। याद रखोगे सैम्पलिंग का? सेल्फ सिलेक्शन वेयर वॉलंटियर्स देमसेल्व्स एग्री टू बी अ पार्ट ऑफ द सैंपल। Self selection, volunteers themselves agree to be a part of the sample. Next type of non probability sampling is quota sampling. Next type of non probability sampling is quota sampling. कोटा सैम्पलिंग में मान लो हमने कोई सर्वे करना है, और उसमें हम एथनिक रिप्रेजेंटेटिवनेस रिलीजन के हिसाब से 60% हिंदूज लेते हैं या मुस्लिम्स लेते हैं 40%। So could be Hindus or could be Sikhs, 60% Sikhs and 40% Muslims। ऐसा कोई आर्बिट्रेरी सैंपल ले रहे हैं, ठीक है।
अब हम कोटा में क्या है, 60% ये 40% है ये है, तो हम थोड़े कम लोग भी ले सकते हैं इन द रेशियो ऑफ 6:4। 60-40 का तो ये मतलब हो गया ना, 6:4 का रेशो। ओके, सो वी कैन डिसाइड आर कोटा आर सेल्स, वी कैन डिसाइड आर कोटा इन द सेम रेशो, इन द सेम रेशो, राइट। हमें एक बार जब परसेंटेज दे दी जाती है तो हम खुद रेशो बना के कोटा डिसाइड कर सकते हैं। सो दैट इज द कोटा सैम्पलिंग, अगेन अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, राइट। लास्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सैम्पलिंग मेथड, नॉन प्रोबेबिलिटी, जो एग्जाम में पक्का आएगा, लिख लो 100% एक्सपेक्टेड। लास्ट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड जो है 100% एग्जाम में आएगा, और उसका नाम है स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये जानने के लिए पहले मुझे आप में से ये पूछना पड़ेगा, आप कभी बहुत ज्यादा स्नो में गए हो? कौन गया आप में से? खुद ही वॉलंटियर करो। वॉलंटरी का क्या मतलब था? वॉलंटियर, सेल्फ सेल्फ सिलेक्शन। जल्दी से बताओ। गौरी जी आप गए हैं स्नो में? स्नो में, तो गौरी जी, ये जो स्नो में जाते हैं तो बर्फ के गोले बनाते हैं लोग, बर्फ के गोले। तो बर्फ के गोले बना बना के क्या अपने सिर पे लगाते हैं, अपने ऊपर ही फेंकते हैं, कि लोगों पे फेंकते हैं? लोगों पर। लोगों पे फेंक, बच्चों बिल्कुल ठीक बोला। तो इसी को बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। स्टूडेंट्स, बड़ी मजेदार बात है, कई बार कुछ ऐसी कम्युनिटीज होती हैं विच आर हार्ड टू फाइंड, हार्ड टू फाइंड। आपको पता है पुलिस चोरों को कैसे ट्रैक करती है? कोई क्राइम ट्रैक कर रहे हैं तो खबरी भी होते हैं। सबनीत जी से पूछूंगा, इनको सारी नॉलेज होती है बाकी दुनिया की भी। डॉक्टर सबनीत मैम, कैन यू जस्ट गाइड अस? चोर के बारे ब्लोअर्स में, कहते हैं ना सर, चोर विसल। के बारे में, चोर ही ज्यादा बेटर, मतलब जो क्राइम से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होते हैं या हाँ जी, स्लीपिंग सेल्स होते हैं, वो बता सकते हैं। मैम राइट, इज इट ओके? विसल ब्लोअर्स कह देते हैं ना विसल उन्हें। ब्लोअर्स, विसल ब्लोअर्स कैन टेल हु आर समहाउ कनेक्टेड विद दिस क्राइम वर्ल्ड, है ना, राइट। विसल ब्लोअर ऐसा भी हो सकता है जो ढाबे पे बैठता हो, जिसके पास रोज क्रिमिनल्स आते हो, उसको तो पता ही होता है ना कि ड्रिंक करके फिर क्या क्या बातें होती हैं। तो कई बार वो कॉन्फेस भी कर लेते हैं कि मैंने कल ऐसे टपका डाला, मैंने वहां से लूट मार की, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, है ना। सो विसल ब्लोअर्स इज अ गुड वर्ड। सो कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जहां पे आपको सैंपल मुश्किल है मिलना, जैसे सेक्स वर्कर्स, जैसे कि ड्रग एडिक्ट्स। तो एक जो है दूसरे का पता बताता है। आप एक के पास सैंपल इकट्ठा करने गए तो वो स्नोबॉल फेंकता है। स्नोबॉल जैसे कि गौरी जी ने बताया था कि दूसरे के ऊपर फेंकना होता है। सो वन वर्कर इज गोइंग टू टेल अबाउट द अदर, वन ड्रग एडिक्ट इज गोइंग टू टेल अबाउट कि भैया उधर चले जाओ स्लम एरिया में, या उधर चले जाओ बहुत ही पॉश एरिया है, वहां पर छोटी सी पूड़ी मिलती है। वहां पे जो आइसक्रीम बेचने वाला है, आइसक्रीम के नीचे, ठेले के नीचे उसने छोटी छोटी पुड़ियां भी रखी होती हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट है? स्नोबॉल सैम्पलिंग, वेयर वन सैंपल इज गोइंग टू टेल अबाउट द नेक्स्ट, वेयर टू गो नेक्स्ट। सो ये कहाँ पर किया जाता है? वेयर इट इज हार्ड टू गेट द सैंपल्स, certain areas or certain communities which are hard to find, where there we use the snowball sampling method, and this is very very important for our exam. अब क्या है कि एग्जाम में ना हमें मोटा मोटा हर चीज का याद रखना है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क अस द एग्जैक्ट डेफिनेशन, बट दे आर डेफिनेटली गोइंग टू आस्क व्हाट इट मीन्स। सो मैं एक एक करके आपसे पूछता जाऊंगा, और हिंदी पंजाबी जैसे भी आप इंग्लिश, मुझे वन वर्ड आंसर दे देना हर एक के बारे में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। सो फर्स्ट इज परपोजिव सैंपल, परपजिव सैंपल। ठीक है, तो वैष्णवी जी से पूछूंगा, पर्पजिव सैंपल को एक लाइन में एक्सप्लेन कर दे। वैष्णवी जी, हमने एग्जांपल दिया था नीट का डिले हुआ है तो किसके पास जाएं? फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के पास जाएं, इंटर्न्स या पोस्ट इंटर्न्स? तो हिंदी में कैसे समझाएंगे? सीनियर्स। हाँ जी, सीनियर्स। तो हिंदी में क्या, एक लाइन बता दो कैसे याद रखना है। Sir, when we are doing sampling with a purpose, like जहां से फायदा good. हो, Yes, sir. With जहां से फायदा, फायदे yes. का सौदा। तो एक लाइन में वैष्णवी जी ने आपको गुरु मंत्र दे दिया,
आप चाहो तो गुरु मंत्र का साइन बना के भी लिख सकते हो। फायदे का सौदा, वहीं जाएंगे जहां पे होगा फायदा। अभी की जनरेशन बहुत स्मार्ट है और वो पर्पसिव सैम्पलिंग में ज्यादा बिलीव करती है। ठीक है, राइट। ओके, इसको पॉजिटिव वे में ले। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट से पूछते हैं, आकृति जी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सर जहाँ से हमें डेटा जो है इजीली मिल जाएगा, लाइक बिना कुछ किए, मुश्किल। बिना ज्यादा मेहनत किए, तो आपने इम्यूनाइजेशन स्टेटस के बारे में इंक्वायर करना था। आपके कॉलेज के पास सड़क पे ही जो स्कूल्स थे, आप वहीं चले गए। तो इंटीरियर्स में क्यों नहीं गए? इंटीरियर बहुत अंदर अंदर सिटी में जाके, या चंडीगढ़ बिकॉज क्यों नहीं आए पता कर? मेहनत लगनी थी वहां आने के ज्यादा लिए। मेहनत और टाइम लगना था, टाइम पैसा मेहनत ज्यादा लगनी थी। तो आपने क्या देखी? अपनी आराम देखा। कन्वीनियंट। तो बच्चों, गुरु मंत्र लिख लो, आराम देखना। ये गुरु मंत्र ही एग्जाम में काम आएंगे। अपना आराम देखना इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू ऑन द लास्ट डे। आराम देखना। ओके। दीपाली जी, सेल्फ सिलेक्शन। So where volunteer themselves agree to be a part of a द selection. स्टडी, yes, Yes, sir. those who are interested, they are going to itself be a part of the study. Good. Next, टर्शी कोटा सैम्पलिंग। तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे, जैसे 60% हिंदू, 40% मुस्लिम्स, तो डिवाइड कर देंगे दो फ्रैक्शंस में। In the same ratio, this is what you want to say. In the same ratio, okay. So 60-40 का रेशियो बनाया था, तो 6:4 में हम डिवाइड कर देंगे। अर्शिया जी, लास्ट स्नोबॉल सैम्पलिंग। अर्शिया जी हैं हमारे साथ? यस सर। बताइए। सर जैसे सर स्नोबॉल का थोड़ी हिंदी में मतलब कंफ्यूजन बता हुई दो, है हिंदी में। इसमें। सर स्नोबॉल, बर्फ का गोला। बर्फ का गोला मारना या फंसाना किसी को, है ना? है ना? राइट। यस सर। तो एक सैंपल दूसरे सैंपल का पता बताएगा। पता। एक सैंपल दूसरे सैंपल का, तो ये क्या हर हर नॉर्मल सैंपलिंग में हम स्नोबॉल सैंपलिंग करेंगे कि लोगों से पता ही पूछते रहेंगे, उसका पता कहाँ, उसका पता कहाँ? अनलेस एंड अनटिल हम शाहरुख खान है ना, गुमशुदा ऐसे गाना गाए सड़कों पे, गुमशुदा गुमशुदा कहाँ है तू, है कहाँ, गुमशुदा। करोगे ऐसे सड़कों पे? गाने गाते हो आप सड़कों पे? नहीं गाते ना? नहीं गाते। बताओ फिर कहाँ पे करेंगे बेटा? इजी टू फाइंड सैंपल्स में कि हार्ड टू फाइंड सैंपल्स में? जहाँ पे हार्ड टू फाइंड है। Hard to find. So if you are, just as I gave you an example, if you're talking about drug addicts or sex workers, तो ऐसे एक दूसरे से पता पूछें। तो जल्दी से हम इसकी डिटेल्स लिख लेते हैं। ठीक है। Purposive sampling. Participants are purposely selected from whom information can be drawn easily. रिटर्न वाला काम कर रहे हैं, समझ तो हम चुके हैं सबको। Participants are purposely selected from whom information can be drawn easily. Participants are purposively selected from whom information can be drawn easily. पर्पजिव पर्पोजिव सैम्पलिंग का नाम हमने गुरु मंत्र को याद है किसी को क्या लिखा था हिंदी में? जहां से एक, फायदा फायदे का सौदा। हो बहुत जाए। अच्छा, वैष्णवी ने बहुत अच्छा गुरु मंत्र दिया, फायदे का सौदा। फायदे का सौदा या जहां से फायदा हो। दिस पर्पजिव सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज जजमेंटल सैम्पलिंग। वी आर मेकिंग अ जजमेंट कि यहां से फायदा होगा, उसी के पास चले गए। कई बार ऐसे लोग होते हैं कि अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, है ना? अपॉर्चुनिस्ट, मान लो AOMSI है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे जाना है, उसमें कुछ बहुत बड़ा बनना है, तो किसी बड़े बंदे को पकड़ लो, उसको रात दिन उसको करते रहो, बटरिंग करते रहो, तो कुछ कुछ क्या कुछ हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग।
Convenience sampling. Convenience sampling, participants are selected on basis of easy accessibility. Convenience sampling, participants are selected on the base of easy accessibility. Participants are selected on basis of easy accessibility. जल्दी से लिख लीजिए. For example, in a district, some primary schools were selected based upon their location besides a main road. For example, in a district, some primary schools were selected. For example, in a district, some primary schools were selected based upon their location besides a main road or a main highway. In a district, some primary schools were selected based upon their location besides a main road oblique a highway. गौरी जी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग के लिए वो गुरु मंत्र दे सकते हैं एग्जाम में याद रखने के लिए? सर आराम। आराम. बहुत अच्छा गुरु मंत्र दिया. आराम. कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज इक्वल टू आराम की सैम्पलिंग. वेरी नाइस. नेक्स्ट चलते हैं आगे. सेल्फ सिलेक्शन सैम्पलिंग. इसके लिए तो कोई गुरु मंत्र नहीं चाहिए. पार्टिसिपेंट्स टेक पार्ट इन रिसर्च ऑन देयर ओन एज वॉलंटियर्स. Participants take part in research on their own or on their own will as volunteers. Participants take part in research on their own as volunteers. Next is quota sampling. Researchers are given quotas from different stratas of population. Researchers are given quotas to fill from different stratas of population. Full stop. Keeping the proportions of quota same. दोबारा बोलता सर हूँ. रिपीट कर। Yes, researchers are given quotas to fill from different stratas of population. लिख लिया? From different stratas of population, full stop. Keeping the proportions of quota same as observed in the population. Keeping the proportions of quota same. Keeping the proportions of quota same as observed in the population. For example, in a village. For example, in a village, Sikh and Muslim population. For example, in a village, Sikh and Muslim population are in the percentage 60% and 40%. Maybe they have been given a quota for minorities. Okay. So for example, in a village, Sikh and Muslim population are in the ratio of 60% and 40%. So the researcher can select participants in the ratio of 6:4. So the researcher can select the participants. इतना तो कर ही सकता है वो कि 6:4 के रेशियो में पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट कर. दैट इज कोटा. लास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, जो आएगा पक्का. स्नोबॉल सैम्पलिंग. स्नोबॉल सैम्पलिंग. स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये इसके लिए किसी से पूछता हूँ गुरु मंत्र. श्वेता जी, आप बता सकते हो स्नोबॉल सैम्पलिंग बेटा क्या गुरु मंत्र है? सर सर जैसे हम स्नो फेंकते हैं तो उस तरह एक 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 इंसान दूसरे इंसान के बारे में बता सकता है जो हार्ड टू फाइंड है। एक इंसान दूसरे के बारे में बताता है या एक इंसान दूसरे को फंसाता है? कुछ भी कह लो. बताता है, फंसाता है, रास्ता दिखाता है. Anything, whatever you want to write. Okay. So a snowball sampling when target population is hidden and is hard to find. When target population is hidden, लिखना पड़ेगा हमें. Snowball sampling when target population is hidden and is hard to find or hard to reach. For example, drug addicts.
ड्रग एडिक्ट्स, कॉमा कमर्शियल सेक्स वर्कर्स, individual with HIV AIDS, individual with HIV AIDS. Study subject is asked to identify persons with same exposure. Study subject is asked to identify the persons with same exposure. Study subject is asked to identify the persons with same exposure for the purpose of finding the next subjects. The study subject is asked to identify the persons with same exposure. The study subject is asked to identify the persons with same exposure for the purpose of finding the next subjects. For the purpose of finding the next subjects. इसी के साथ हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स खत्म हुई। अब जाने से पहले इतना बता दो कि आपको प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स जिन पे मैं काफी टाइम स्पेंड कर चुका हूं वो दोबारा से रिवाइज कराने की जरूरत है कि मैं अब जा सकता हूं। जल्दी से बताओ। सर वो ट्यूमर मार्कर्स वाला पिक कर रहे वो थे। भी बता देता हूँ, पहले ही इसको खत्म कर लें जो ये हो जिस गया। एजेंडा के साथ मैं आया हूं। आपको पता है मेरे दिमाग में, सच बताऊं, ये पी वैल्यू का कहाँ से ख्याल आया? क्योंकि जो हमारे डॉक्टर पल्लवी हैं वो मुझे याद करा रहे थे कि आपने हमारे टाइम में पूरा बायोस्टैटिस्टिक्स खुद पढ़ाया था। मैं बहुत टाइम के बाद बायोस्टैटिस्टिक्स, तो कहते थे हमें इतना अच्छा पढ़ाया था कि आज तक याद है। डॉक्टर सबनीत, आपके टाइम में पढ़ाया था बायोस्टैटिस्टिक्स पूरा कि नहीं पढ़ाया था? सर ऐसे कुछ टॉपिक्स ही रिवाइज कराए थे। पूरा नहीं पढ़ाया था, बाकी मैम ने पढ़ाया हाँ जी। था। ये जो चीजें पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ाई थी तब? सर अब मुझे याद नहीं? अब याद? एनीवेज, चलो कोई बात। राइट, बताओ जी, जल्दी बताओ। डू यू वांट मी टू रिवाइज दैट एज वेल क्विकली, और यू वांट अस टू लीव? आप सभी को ठंड लग रही है और आप अपनी रजाई में कॉफी के साथ, चाय के साथ जाना चाहते हैं वापस, कि आप चाहते हैं कि मैं रिवाइज करवा दूं? चलो मैं करवा देता हूँ, 5 मिनट ही लगेंगे। लिख लो फटाफट से प्रोबेबिलिटी से। इट विल टेक जस्ट 5 मिनट्स जस्ट टू हेल्प यू, ताकि माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। माइंड विदाउट कंफ्यूजन इज अ हैप्पी माइंड। फटाफट लिख लो। Probability sampling techniques, where every individual has equal chances of getting selected, as we all know. So number one is stratified sampling technique. स्ट्रैटिफाइड का एग्जांपल है, सपोज हमने माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, उनके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है, वेदर दे वांट टू अंडरगो सम टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन, फॉर एग्जांपल कोविड इम्यूनाइजेशन और नॉट। सर आपकी राइट? वॉइस स्टार्टिंग में लैग कर रही थी। ओके, so we are talking about stratified sampling. Now can you hear me? यस सर। Stratified sampling. So suppose we are investigating a particular society where a few minority communities reside, minority communities, and we want to see whether they are encouraged enough to undergo immunization. Can you all hear me? Yes. Okay. Maybe any immunization like COVID vaccine. Just एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? तो मान लो टोटल माइनॉरिटी जो पॉपुलेशन है उस सोसाइटी में रहते, चाहे वहां पे 10,000 लोग हैं, पर टोटल माइनॉरिटी पॉपुलेशन है 200। माइनॉरिटी पॉपुलेशन इज 200। एक तरीका तो ये है कि माइनॉरिटी पॉपुलेशन में से 20 लोग मैं उठा लूं। सो गौरी, ऐसे में कोई भी 20 लोग उठा रहा हूं, इज इट अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? सर कोई भी 20 लोग हुए तो नॉन प्रोबेबिलिटी बिकॉज नॉन अनइक्वल प्रोबेबिलिटी चांस। है, अनइक्वल चांस है। अब मैं क्या करता हूं कि वहां पे जो मेन दो माइनॉरिटी कम्युनिटीज मुझे दिखाई दे रही हैं वो हैं सिख्स और मुस्लिम्स, which comprise total 200 of the population, which comprise total 200। तो मैं क्या करता हूं, इस माइनॉरिटी में से 20 सिख्स लेता हूं और 20 मुस्लिम पॉपुलेशन लेता हूं, और फिर उनसे सैंपलिंग कलेक्ट करता हूं।
So we are dividing here the population into stratas. Otherwise, the population was non-homogeneous. Total population was 20,000 or 10,000 total society. उसमें से minority community थी 200 लोग. अब मैंने इस नॉन होमोजीनस पॉपुलेशन को थोड़ा सा ऑर्डर में डालने की कोशिश की है. ऑर्डर में कैसे डाला कि होमोजीनस बना दिया. वी आर taking equal number of Sikhs and equal number of Muslims. They are the only minority community in that area, thus guaranteeing ethnic representativeness of the total 200. ये 20 जो सिख्स हैं, ये सारे सिख्स उस एरिया की आवाज है. वैसे ये जो 20 मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये जितने मुस्लिम जो सोसाइटी में रहते हैं, ये उनकी आवाज है. यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक. याद रखोगे बच्चों? दोबारा से अब मैंने चौथी पांचवी बार समझा दिया व्हाट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक. अब आगे होता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. मल्टी स्टेज सैम्पलिंग यूज होती है लार्ज कंट्री सर्वेस. इस लाइन को मत भूलना, 3 स्टार लगा के लिख लो. लार्ज कंट्री सर्वेस. लार्ज कंट्री सर्वेस. तो मान लो हम कोलगेट वाले या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंडिया में सैम्पलिंग करना चाहती है ऑन द यूज ऑफ फ्लोराइड डेंट्रीफ्राइसिस. फ्लोराइड डेंट्रीफ्राइसिस समझते हो, जिनमें टूथपेस्ट या जो भी एजेंट्स हैं जिनमें फ्लोराइड होता है. तो क्या करते हैं, कंट्री को, द इंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स. सो कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. डिस्ट्रिक्ट्स. कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, स्टेट्स को डिवाइड कर दिया डिस्ट्रिक्ट्स में. कंट्री से स्टेट में डिवाइड किया, स्टेट से डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट्स में. डिस्ट्रिक्ट से फर्दर डिवाइड कर दिया सिटीज एंड टाउन्स में. डिस्ट्रिक्ट से आगे डिवाइड कर दिया सिटीज एंड टाउन्स में. सिटीज और टाउन्स को आगे सब डिवाइड कर दिया विलेजेस में. सिटीज एंड टाउन्स को आगे सब डिवाइड कर दिया विलेजेस में. तो ऐसे ऐसे जो है सैम्पलिंग होती जाएगी. ठीक है. तो सबसे पहले जो है सिटी जो स्टेट्स में सब डिवाइड किया जाएगा. फिर हम डिस्ट्रिक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे. फिर हम आगे सिटीज और टाउन्स पे जाएंगे. और फाइनली जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लॉक है विलेजेस, वहां जाके अपना सैंपल लेंगे, वहां जाके सर्वे करेंगे. यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है. ओके. तो मैं यहाँ पूछना चाहूंगा डॉक्टर सवनीत जी से, जो कि सबसे सीनियर है. डॉक्टर सवनीत, ऐसा कोई कॉमन सर्वे जो हर साल होता है और हमारे लिए बड़ा एक रिसोर्सफुल सर्वे. अच्छा आप ये बताइए, आप मैगजीन्स पढ़ती हैं? हाँ जी सर, ऑनलाइन। क्योंकि यू आर ग्रेट इन एकेडमिक्स, कितने गोल्ड मेडल्स, पता नहीं आपने अपने लाइफ टाइम में क्या कुछ जीत चुके हैं, है ना. तो पढ़ाई से हटके आप इंडिया टुडे या द वीक ऐसी कोई मैगजीन्स पढ़ते हो? ये वाली नहीं सर, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर। हिंदुस्तान, अच्छा. तो आप सबने शायद सुना हो, अगर आप कभी ये मैगजीन्स पढ़ते हैं टाइम्स में या द वीक पढ़ते हैं, कॉलेजेस वगैरह का करते हैं द ना ये। बेस्ट हॉस्पिटल्स ऑफ इंडिया और द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया. कॉलेजेस ऑफ इंडिया, हाँ जी हाँ जी। बच्चों, बेस्ट हॉस्पिटल्स ऑफ इंडिया में क्या करते हैं, पहले स्टेट्स में डिवाइड कर देता है. इंडिया टुडे मैगजीन का नाम है, या द वीक. आपको पता है इंडिया टुडे का ही चैनल है जिसका नाम है आज तक. सुना है कभी नाम आज तक? अब ये ना कहना मैं टीवी कभी ऑन ही नहीं करती, क्योंकि मैं तो पढ़ाई करती हूँ सिर्फ, है ना. चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर ऐसी बात है तो वो क्या करते हैं, पहले जो है बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स को सर्वे करते हैं, वहां पे जो डॉक्टर हैं, तो वहां पे कुछ सीनियर डॉक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं और उनसे जाके पूछते हैं कि विच इज द बेस्ट हॉस्पिटल इन द कंट्री फॉर न्यूरोलॉजी. तो काफी बार एम्स को फर्स्ट प्राइज मिलता है. नंबर 2 पे पीजीआई चंडीगढ़ होता है. नंबर 3 पे लखनऊ का कोई होता है या सीएमसी वेलुरु होता है. ऐसे सर्वे किया जाता है. फिर वो नेक्स्ट चूज करते हैं सिटीज और टाउन्स. सिटीज में जाते हैं, वहां पे जो सीनियर प्रैक्टिशनर्स हैं या जो लोकल मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स हैं या जो बहुत बहुत फेमस डॉक्टर्स हैं, उनसे जाके उनका क्वेश्चनेयर भरवाते हैं. whom do you think is the best कॉलेज और बेस्ट हॉस्पिटल फॉर डेंटिस्ट्री इन इंडिया. ठीक है.
तो बेस्ट कॉलेज कोई कहता है एम्स न्यू दिल्ली इज द बेस्ट, कोई कहता है पीजीआई ओरल हेल्थ साइंसेज इज द बेस्ट, कोई कहता है मौलाना आजाद दिल्ली का सबसे बेस्ट है, कहीं साउथ के कॉलेजेस के बड़े फैन है, वो कहते हैं कि मणिपाल और दावनगिरी से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ऐसे क्वेश्चनियर भरवाए जाते हैं हर एक इंसान से। फाइनली जो लास्ट स्टेप है, कोई बता सकता है आखिरी में किन कौन से डॉक्टर कहाँ पे जाएंगे? एनी वन ऑफ यू? द स्मॉलेस्ट यूनिट द विलेजेस। तो एंड में सबसे छोटी यूनिट पे चले जाएंगे और फिर वहां से क्वेश्चनियर भरवाएंगे। नेक्स्ट सर्विंग इज क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या करते हैं? फॉर आवर कन्वीनियंस वी डिवाइड, हम वहां पे सैंपल लेने जाते हैं जो कि कोई नेचुरल ब्लॉक हो। नेचुरल ब्लॉक यानी कि क्लस्टर हो। क्लस्टर मतलब अगर हमने इम्यूनाइजेशन के लिए जाना है तो हम स्कूल्स में जाएंगे, है ना? इम्यूनाइजेशन इज मोर रिलेटेड टू स्मॉल चिल्ड्रन, सो वील ट्राई टू गो टू द जूनियर क्लासेस एंड गो टू देयर टीचर्स। और आपको पता है आज के टाइम बच्चे की एडमिशन कराने के लिए क्या सबमिट कराना पड़ता है? उसका इम्यूनाइजेशन कार्ड। ठीक है, आने वाले टाइम में आपके भी बच्चे होंगे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, इम्यूनाइजेशन कार्ड। अगर आप कहते हो कि वो कार्ड मेरे पास नहीं है तो स्कूल वाले क्या करेंगे? ऐसे आपको हाथ जोड़ दें, थैंक यू। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन स्टेटस का अगर आपने पता करना है तो आप स्कूल्स में जाओगे, है ना? वैसे ही आप कुछ भी नेचुरली अकरिंग क्लस्टर में जा सकते हो, जैसे स्लम एरियाज में जा सकते हो, है ना? तो आपको अंदाजा होता है कि शहर के आसपास कौन कौन से स्लम एरियाज हैं, है ना? ओके, तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल किसी समझदार इंसान से यहाँ पे लेना चाहूंगा। समझदार इंसान, अर्शिया जी। अर्शिया जी, 2 मिनट आपके ले सकते हैं? यस सर। अर्शिया जी, आपने फाइनल ईयर में क्लास 2 कैविटी काटी थी? यस सर। का लॉक कर दिया जाए? यस सर। और दांत भी निकाला होगा? यस सर। ठीक है, तो आप अपनी सिटी के सबसे पॉश इलाके में गए थे पेशेंट ढूंढने के लिए? यस सर। पेशेंट ढूंढा था कि ऐसे ही भगवान ने, मतलब बाय गॉड्स नहीं ग्रेस नहीं, मिल गया? पेशेंट ढूंढना था। तो आप प्लीज डिस्क्लोज कर दो, अब तो आप बता ही सकते हो, है ना? वी आर लाइक अ फैमिली, की कहाँ से मिला था आपको क्लास 2 कैविटी? क्योंकि मुझे अभी तक याद है मैंने कितने स्ट्रगल के साथ, हमारे टाइम में ना रिजेक्शंस बहुत होते थे। सर क्लास 2। आई हैड अराउंड 30 रिजेक्शंस फॉर क्लास 2 कैविटी। 30 आई कैन यू हैड इमेजिन? 8 रिजेक्शंस। ओके, तो आपको क्लास 2 कैविटी के लिए आपके दिमाग में था कि मैं यहाँ जाऊंगी मुझे पेशेंट मिल जाएगा? सर एक मेरे नोन थे, तो पहले अच्छा, तो मैंने उन्हीं को अप्रोच किया था, बट वो भी रिजेक्ट हो गए थे क्योंकि उनका आरसीटी में चला गया था। ठीक है, तो और ये भी एक फिर क्लस्टर हो गया ना, नोन। मैंने देखा अंकल आंटियां दादी दादाजी, यस सर। ऐसे लोग। अच्छा, फिर उनकी क्या रहती है वो जब आते हैं ना, जैसे मैं भी एग्जामिनर रहा हूँ, तो वो तारीफ, सर आपके बारे में मेरी बेटी इतनी तारीफ करती है एकदम। अच्छा, आप डॉक्टर वरुण हो? ऐसी मुझे एक मैम याद है, बड़े स्मार्ट से। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, आपकी सीनियर ही है। तो मैं उनके पास आके खड़ा हो गया, मैं कहा जी मैं ऐसे देखता हूँ केस। आप सर, आपका नाम आप? वो कहती सर ये मैम डॉक्टर वरुण, ऐसे उसने इशारा से। अच्छा, आप सर डॉक्टर वरुण हो? मैं तो घबरा गया, मैं क्या पता नहीं मेरे से क्या गलती हो। ओहो, आप मेरी बेटी तो इतना आपकी तारीफ करती हो तो आपकी फैन है मतलब। उसने मुझे स्पीचलेस ही छोड़ दिया मैम ने। चलो, ओके। तो अर्शिया, और कहाँ से एक्सट्रैक्शन का पेशेंट कहाँ से लाए? एक्सट्रैक्शन का तो पहले लेबर चौक ही देखा था। तो इसको जो भी हम क्लस्टर एरिया कह सकते हैं, यस क्लस्टर। सर। ठीक है, तो चलो बस इतना ही आइडिया लेना था, थैंक्स अर्शिया। तो हमने बेसिकली क्लस्टर्स क्या होता है, कोई हम नेचुरली अकरिंग क्लस्टर्स, कोई वार्ड एरियाज, सम वार्ड, सम स्कूल, सम रूरल एरिया, सम स्लम एरिया, दीज आर ऑल नेचुरली अकरिंग क्लस्टर्स। ये क्लस्टर सैम्पलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए क्योंकि डब्ल्यूएचओ जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, आपने सुना है आंगनवाड़ीज, बालवाड़ीज, ये सब नेचुरली अकरिंग क्लस्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो डब्ल्यूएचओ प्रेफर्स दिस क्लस्टर सैम्पलिंग। व्हाट इज क्लस्टर? अ नेचुरली अकरिंग ग्रुप। ओके, सो डब्ल्यूएचओ फोकसेस ऑन दीज क्लस्टर्स स्पेशली फॉर इम्यूनाइजेशन पर्पस, कि इन क्लस्टर्स पे फोकस करो।
Now the last type of sampling is the multi-phase sampling. मल्टी फेज सैम्पलिंग ध्यान से सुनना सुनना, आखिरी बस अब मैं जाने वाला हूँ। मल्टी फेज सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम फेजेस में सैम्पलिंग करते हैं। हम फेजेस में सैम्पलिंग करते हैं, और एक फेज जो है बिकम्स द सब सैंपल फॉर द सेकेंड फेज। द सेकेंड फेज बिकम्स द सब सैंपल फॉर द थर्ड फेज। तो जो पहले फेज में पॉजिटिव आते हैं पार्टिसिपेंट्स, उनको सेकेंड फेज का सैंपल बना दिया जाता है, सब सैंपल। जो सेकेंड फेज में पॉजिटिव आते हैं पार्टिसिपेंट्स, उनको थर्ड फेज का सब सैंपल बना दिया जाता है। तो मान लीजिए हम बात कर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस, टीबी पॉजिटिव पेशेंट्स को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो फेज वन में हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, उनका फिजिकल, क्योंकि आपको पता है टीबी में कितना वीकनेस हो जाता है, कॉफिंग हो जाता है, वो सब कुछ होता है। और क्या करेंगे, मॉन्टू टेस्ट, एक टेस्ट का नाम आपने सुना होगा ट्यूबरकुलोसिस के लिए, मॉन्टू टेस्ट। सो पहले फेज में किया फिजिकल एग्जामिनेशन एंड मॉन्टू टेस्ट। बच्चों, जो पेशेंट्स पॉजिटिव आएंगे वो जाएंगे फेज टू में, वो बन जाएंगे फेज टू का सैंपल। और ऑब्वियसली जो नेगेटिव आएंगे उनका हमने क्या करना है, उनको आगे लेके जाओगे स्टडी में, आकृति जी लेके जाओगे स्टडी में फेज टू में? नो सर। नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि वो तो टीबी को इन्वेस्टिगेट करने का कोई फायदा ही नहीं होगा जब वो टीबी पॉजिटिव नहीं आ रहे। तो सेकेंड फेज में हम क्या करेंगे, इन्हीं पेशेंट्स का जिनका फिजिकल एग्जामिनेशन में भी लग रहा है ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है और मॉन्टू भी पॉजिटिव है, इनका एक्सरे चेस्ट करवाएंगे। जिनकी एक्सरे चेस्ट की फाइंडिंग्स पॉजिटिव लग रही हैं, उनको ले जाएंगे हम फेज थ्री में। फेज थ्री में, और फेज थ्री में हम सबसे डिसाइसिव टेस्ट करेंगे स्प्यूटम एग्जामिनेशन, थूक की एग्जामिनेशन, बलगम की एग्जामिनेशन, स्पूटम एग्जामिनेशन। सो आप लोग यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि पहले फेज में जो पॉजिटिव आ रहे थे, दे बिकम अ सब सैंपल फॉर द सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में जो पॉजिटिव आ रहे हैं, दे बिकम अ सब सैंपल फॉर फेज नंबर थ्री। So each phase becomes, positive sample becomes a subsample for the next phase. The second positive patient's phase become a subsample for the third phase. This is how in phases, multiple phases, the sampling goes. So this was all about probability and non-probability sampling. Students, अभी आपको शायद अच्छे से समझ आया है